हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संघात्मक शासन की विशेषताएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकात्मक शासन की विशेषताएं। तो एकात्मक शासन को पढ़ने से पहले तुलनात्मक रूप से हम दोनों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके फिर एकात्मक शासन की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो देखो, एकात्मक जो शासन है वो एकात्मक शासन कौन से देश में पाया जाता है। तो साधारण शब्दों में हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर ऐसे देश जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर क्या है, छोटे। तो जो छोटे देश हैं वो छोटे देश कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। जबकि हम दूसरी तरफ अगर संघात्मक शासन को लें तो संघात्मक शासन में वे देश जिनका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा क्षेत्रफल है जनसंख्या ज़्यादा है ऐसे जो देश हैं उन देशों में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। एकात्मक शासन में क्या होता है, एकात्मक शासन में शक्तियां जो हैं, एकात्मक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। एकात्मक शासन में शक्तियों का क्या पाया जाता है, केंद्रीकरण, कि शक्तियां एक केंद्र में पाई जाती हैं। जैसे जो शक्तियां होंगी वो किस में होंगी, एक केंद्र में होंगी। ठीक है। जबकि संघात्मक शासन बिल्कुल इससे अपोजिट स्थिति है। संघात्मक शासन में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कि संघात्मक शासन में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां बांट दी जाती हैं, केंद्र में बांट दी जाती हैं, राज्य में बांट दी जाती है। तो एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए उपयुक्त माना जाता है और संघात्मक शासन बड़े देशों के लिए उपयुक्त माना जाता है। संघात्मक शासन के कुछ देशों की बात करें तो जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, ये कुछ एग्जाम्पल हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देशों की। एकात्मक शासन वाली व्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें हम बात कर लें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली है, जर्मनी है, जापान है। तो ऐसे जो देश हैं वो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में जो शक्तियां होती हैं उसकी हम बात कर रहे थे। शक्तियां बटी होती हैं, किस में बटी होती हैं, शक्तियां विभाजित होती हैं। किस में विभाजित होती हैं, केंद्र में और उसकी इकाइयों में, राज्यों में। जबकि यहाँ पर जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां सिर्फ और सिर्फ किस में होती हैं, केंद्र में। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एकात्मक शासन में शक्तियां किस में होती हैं, सिर्फ केंद्र में होती हैं। और केंद्र जो होता है वो कई बार कुछ शक्तियां किसको दे देता है, अपनी इकाइयों को दे देता है या फिर राज्यों को दे देता है।
तो संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का क्या पाया जाता है? विकेंद्रीकरण पाया जाता है। इससे अपोजिट स्थिति किसमें हो जाएगी? इससे अपोजिट स्थिति हो जाएगी एकात्मक शासन में, जहाँ पर शक्तियाँ एक केंद्र में होती हैं, यहाँ पर केंद्रीकरण पाया जाता है। तो हमने पढ़ा कुछ देश हैं जिन्होंने एकात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने संघात्मक व्यवस्था को अपना रखा है। अब हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन की विशेषताएं कि एकात्मक जो शासन है उसकी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो एकात्मक शासन की विशेषताएं, एक विशेषता हम लें तो देखो, एक संविधान। संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में कितना होगा? एक। कि संविधान जो होगा वो केंद्र और उसकी जो इकाइयां हैं उन दोनों का जो शासन है वो एक ही संविधान से चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए, तो इकाइयों का मतलब किससे है? राज्यों से है, कि राज्य के लिए अलग संविधान हो, केंद्र के लिए अलग संविधान हो। ऐसी व्यवस्था एकात्मक शासन की विशेषता नहीं मानी गई है। तो वहाँ पर एक ही संविधान होता है, उस संविधान के माध्यम से केंद्र की शासन व्यवस्था भी संचालित होती है और उसके माध्यम से राज्य की या इकाइयों की जो व्यवस्था है वो भी संचालित होती है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत कुछ दिन पूर्व की स्थिति में बात करें तो J&K जो था, जम्मू कश्मीर भारत का जो राज्य था, उसका अलग से क्या था? संविधान था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद में ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। दूसरी विशेषता हम लें संघात्मक शासन की, तो उसमें आता है अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट शक्ति संविधान और संविधान का जो अनुच्छेद तो संविधान का अनुच्छेद 248 में किसका उल्लेख है? अवशिष्ट शक्ति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 248 ये कहता है कि अवशिष्ट शक्ति भारतीय संविधान जो है वो किसे प्रदान करता है? तो केंद्र को प्रदान करता है। अब ये अवशिष्ट शक्ति होती कौन सी है? तो संविधान में देखो 3 सूचियों का उल्लेख कर रखा है। कितनी सूचियों का उल्लेख कर रखा है? 3, जिसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है और शक्तियां विभाजित कर रखी हैं इन सूचियों के आधार पर। कुछ शक्तियां किसको दे रखी हैं? राज्यों को दे रखी है, कुछ शक्तियां केंद्र को दे रखी हैं, कुछ दोनों को दे रखी हैं। अब अगर ये इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है, कि ऐसा कोई भी विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो विषय कैसा माना जाएगा? अवशिष्ट विषय। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो साइबर अपराध, साइबर अपराध कि इंटरनेट के माध्यम से जो धोखाधड़ी होती है, जो अपराध हो रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, वर्तमान में है।
तो तीनों सूचियों में इसका उल्लेख नहीं होने के कारण कैसा विषय हो गया? अवशिष्ट विषय हो गया। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। और भारत ने ये जो व्यवस्था है अवशिष्ट विषय की या अवशिष्ट शक्ति की, ये कौन से देश से अपनाई है? कनाडा से अपनाई है। तीसरी हम विशेषता लेते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अब संविधान में जो संशोधन हो रहा है वो उसकी प्रक्रिया तो मुख्य रूप से दो हैं, बाकी परिवर्तन 3 प्रकार से संविधान में हो रहा है। पहला वाला जो परिवर्तन होता है वो साधारण बहुमत से होता है, जिसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत होता है किसका है? संसद का। दूसरी वाली जो प्रक्रिया है उसमें विशेष बहुमत और ये भी संशोधन किसके माध्यम से होता है? संशोधन के माध्यम से होता है। तीसरा तरीका अगर हम देखें उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। और तीसरी प्रक्रिया में संसद और साथ में क्या आ गए? राज्य आ गए। तीनों प्रक्रिया में अगर हम देखें तो देखो संविधान का अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368, इसमें उल्लेख किसका है? संविधान संशोधन का। और ये संविधान संशोधन हमने कौन से देश से अपनाया? ये हमने अपनाया दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन अपनाया है और इसकी मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं हैं जो अनुच्छेद 368 में है। बाकी परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। एक तो साधारण बहुमत से हो जाता है, ये करता कौन है? संसद। दूसरा विशेष बहुमत जो 2/3 बहुमत होता है, और वो जो प्रक्रिया है उससे भी संशोधन कौन करता है? संसद करती है। तीसरी प्रक्रिया में विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए और उसमें संसद और राज्य विधानमंडल ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। अब इनमें से हम बात कर लें तो देखो 2 में जो परिवर्तन हो रहा है वो करती कौन है? संसद। इसका मतलब बात किसकी हो रही है? केंद्र की। तो ये जो विशेषता हुई वो भी एकात्मक शासन को दर्शाती है, क्योंकि प्रभाव किसका हुआ? संसद का, मतलब केंद्र की बात हो रही है, तो केंद्र का प्रभाव हो रहा है, तो विशेषता किसकी हो गई? एकात्मक शासन की। अगली जो हम विशेषता लेते हैं वो है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। तो यहाँ पर जो अपनी विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन। सिर्फ शक्तियों का विभाजन विशेषता किसकी है? संघात्मक शासन की। लेकिन अगर ये विभाजन किसके पक्ष में हो रहा है? केंद्र के पक्ष में हो रहा है, तो ये विशेषता किसकी बन जाएगी? एकात्मक शासन की। जैसे हम बात करें कि 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची में कितने विषय है? 97। ऐसे ही राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। ऐसे ही समवर्ती जो सूची है उसमें कितने विषय हैं? 47। अब इन तीनों में हम बात कर लें तो शक्तियां जो हैं ज्यादा किसको दे रखी हैं? तो ज्यादा देखो किसको दे रखी हैं? केंद्र सरकार को दे रखी है, या संघ को दे रखी है, या संसद को दे रखी है। कितने विषय? 97 महत्वपूर्ण विषय। समवर्ती सूची की बात कर लें तो संघ सूची के जो 97 विषय हैं उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र कानून बनाता है। राज्य में 66 विषय दे रखे हैं जिस पर कानून कौन बनाता है?
तो राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, तो यहाँ पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि दोनों के अगर किसी विषय पर कानून बन गए और उन विषय दोनों के कानूनों में क्या है, अंतर है, दोनों के कानून अगर विपरीत हैं, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर किसी विषय पर दोनों के माध्यम से कानून का निर्माण कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, विपरीत होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो यहाँ पर शक्तियाँ दे तो रखी हैं, लेकिन अधिक शक्तियाँ किसे दे रखी हैं, केंद्र को दे रखी हैं। जो केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, इसका मतलब एकात्मक शासन की क्या है, विशेषता है। पांचवा जो अपना पॉइंट है वो है आपात शक्ति, संकटकालीन शक्ति या आपात शक्ति। तो आपात शक्ति जो है, ये व्यवस्था हमने कौन से देश से अपनाई है, ये व्यवस्था हमने जर्मनी से अपनाई है। जर्मनी में वाइमर संविधान है और जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियों को अपनाया है। और ये जो आपातकालीन शक्तियाँ वो कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की, जिसको हमने भारतीय संविधान में अपना लिया है। इसमें अनुच्छेद जो आता है वो अनुच्छेद 352, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह, तो देश में युद्ध की स्थिति हो जाए या दूसरा देश आक्रमण कर दे या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके केंद्र का मतलब राष्ट्रपति क्या लागू करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा। तो ये अनुच्छेद 352 का प्रयोग केंद्र के माध्यम से होगा, इसका प्रयोग राज्य के माध्यम से नहीं होगा। तो कौन सी शक्ति को दर्शा रहा है, शक्ति दर्शा रही है एकात्मक शासन की। फिर अनुच्छेद 356 की बात कर लें। 356 जो लागू किया जाएगा वो किसके माध्यम से लागू किया जाएगा, वो भी केंद्र के माध्यम से लागू किया जाएगा। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके केंद्र या हम बोल दें राष्ट्रपति क्या लागू करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। तो यहाँ पर भी इस शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, केंद्र प्रयोग कर रहा है। तीसरा जो आता है वो आता है अनुच्छेद 360, और 360 में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट कब लागू होता है, जब वित्तीय शाख का खतरा उत्पन्न हो जाए। और ये जो आपातकाल लागू किया जाता है वो भी केंद्र के माध्यम से ही लागू किया जाता है, राष्ट्रपति के माध्यम से ही लागू किया जाता है। तो तीनों के तीनों जो आपातकाल है वो केंद्र की शक्ति को दर्शाते हैं, और ये एकात्मक शासन की क्या हो गई, विशेषता हो गई। इसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। अब इसमें एक शब्द आता है, प्रतिनिधित्व कैसा है, असमान। अगर यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व होता तो ये विशेषता किसकी हो जाती, ये विशेषता हो जाती संघात्मक शासन की। लेकिन असमान प्रतिनिधित्व है,
चलो इसको हम पढ़ते हैं। देखो, राज्यसभा को लो कि भारत में जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 233। कि वर्तमान में राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित होकर आने वाले सदस्य कितने हैं? 233। इसका आधार क्या है? इसका आधार है जनसंख्या। तो ये जो राज्य हैं, ये राज्य छोटे भी हैं और आकार की दृष्टि से क्या हैं? बड़े भी हैं। तो यहाँ पर हमने समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया, बल्कि कैसा प्रतिनिधित्व दिया है? असमान प्रतिनिधित्व। और इसका आधार किसको बनाया हमने? जनसंख्या को, कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुन करके कहाँ पर जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। तो अगर यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व होता तो पहले की हम बात करें तो अपने भारत में कितने राज्य थे? 29। तो अगर हम एक राज्य से मान लो 3 सदस्य चुनते हैं, कितने सदस्य चुनते हैं? 3 सदस्य चुनते हैं, तो राज्यसभा में कितने सदस्य हो जाएंगे? 87। तो ये हर राज्य से अगर 3 सदस्य चुने जाएं तो 29 राज्य से कितने आ जाएंगे? 87 सदस्य आ जाएंगे। तो ऐसा प्रतिनिधित्व अपने राज्यसभा में नहीं है। तो ये जो आधार है वो आधार क्या है? राज्यसभा में जनसंख्या है। जबकि अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में देखो, जैसे अपने राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में जो द्वितीय सदन है उसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो सीनेट है इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 100। अमेरिका में राज्य कितने हैं? तो अमेरिका में राज्य हैं 50। और एक राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 2। तो 50 तो राज्य अमेरिका में, एक राज्य से 2 सदस्य चुन करके कहाँ पर जाते हैं? सीनेट में जाते हैं। तो इस प्रकार से सीनेट की जो 100 सीटें हैं वो भरी जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है राज्यों को, वो समान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हर राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 2 सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है अमेरिका में वो कैसा है? समान प्रतिनिधित्व है। और ये समान प्रतिनिधित्व विशेषता किसकी है? संघात्मक शासन की। लेकिन असमान प्रतिनिधित्व है, ये विशेषता किसकी हो गई? एकात्मक शासन की। तो भारत में कौन सा शासन है? तो भारत में ये जो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, ये विशेषता एकात्मक शासन की है। इसके बाद में अगले हम बिंदु की बात कर लें तो आता है अपना अगला बिंदु, एकल नागरिकता। इसको हम एकल भी बोल सकते हैं या फिर इकहरी नागरिकता भी बोल सकते हैं। एकल या इकहरी नागरिकता, देखो अगर देश कैसा है? संघात्मक। देश संघात्मक है तो शक्तियां किस में बटी होंगी? केंद्र में और राज्यों में। तो यहाँ पर जब शक्तियों का वितरण होगा तो यहाँ पर नागरिकता का भी क्या हो जाएगा? वितरण हो जाएगा। नागरिकता कौन प्रदान करेगा? एक नागरिकता प्रदान करेगा केंद्र, दूसरी नागरिकता कौन प्रदान करेगा? राज्य। लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण की हम बात करें तो भारत में जो नागरिकता है वो 2 प्रकार की नागरिकता नहीं है, बल्कि एक प्रकार की क्या है? नागरिकता। और ये एकल नागरिकता हमने कौन से देश से अपनाई है? ब्रिटेन से। इसको अपनाने का कारण क्या था? इसको अपनाने का कारण ये था कि भारत जो है वो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारत में क्या है? विभिन्नता पाई जाती है। और ये जो विभिन्नता है इसके कारण देश की जो एकता है एवं अखंडता, इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने ऐसा प्रावधान किया है कि राज्य को यह अधिकार नहीं दिया है, बल्कि किसको अधिकार दिया है?
केंद्र को। तो भारत में नागरिकता जो प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि अपने यहाँ पर विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, वर्गों के लोग रहते हैं और इनमें एकता बनी रहे, इसके लिए अगर राज्य इन्हें नागरिकता प्रदान करेगा तो केंद्र का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो केंद्र का प्रभाव कम होगा तो देश की एकता को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने ब्रिटेन से कौन सी विशेषता को अपनाया? इकाई नागरिकता को अपनाया, जो कि एकात्मक शासन की विशेषता है। फिर अगले बिंदु की हम बात कर लें तो है इकहरी न्यायपालिका। इकहरी न्यायपालिका क्या कहती है? इकहरी न्यायपालिका कहती है कि केंद्र जो है और राज्य कि संघात्मक शासन में क्या होता है? तो केंद्र का अलग से कोर्ट होता है, राज्य का अलग से कोर्ट होता है। राज्य के कोर्ट की अपील हम किस में नहीं कर सकते हैं? केंद्र में नहीं कर सकते हैं। तो इनके क्षेत्राधिकार अलग अलग कर रखे हैं। किसमें? जहां पर पूर्ण रूप से देश कैसा है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर राज्य का जो न्यायालय होगा उसके निर्णय अलग चलेंगे, केंद्र के न्यायालय के निर्णय अलग चलेंगे। लेकिन भारत की बात कर लें तो भारत में जो न्यायपालिका उसका ढांचा कैसा है? पद सोपान पर आधारित है। जैसे सर्वोच्च स्तर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन है? हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अन्य या अधीनस्थ न्यायालय। तो इस प्रकार से हम देखें कि निचले जो न्यायालय हैं उनकी अपील हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट की अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट से बड़ा कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय हो गया। नाम ही क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसके निर्णय के विरुद्ध हम अपील नहीं कर सकते हैं, उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जबकि संघात्मक शासन में क्या होता है? केंद्र का अलग से कोर्ट होता है, राज्य का अलग से कोर्ट होता है। तो राज्य के जो कोर्ट हैं उनके निर्णय की अपील हम केंद्र के कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये विशेषता संघात्मक शासन में है। और भारत ने न्यायपालिका का जो ढांचा है वो इकारा अपनाया है, जो एकात्मक शासन की विशेषता को दर्शाता है। फिर अगली जो अपनी विशेषता आती है वो आती है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। कि राज्य जो हैं वो पृथक नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। किससे? तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संघात्मक शासन की विशेषताएं, जिसमें मैंने आपको दो प्रकारों के बारे में बताए थे कि संघात्मक शासन के दो प्रकार हैं, एक एकीकरण पर आधारित होता है, दूसरा विभेदीकरण पर आधारित होता है। तो हमारा जो संघ बना है ये संघ 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। और इसके बारे में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे आप नाम सुनते हो चक्रव्यूह का, जिसमें एक बार व्यक्ति अंदर तो जा सकता है लेकिन वापस बाहर नहीं आ सकता है। अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। वो वाली व्यवस्था हमने किसमें अपनाई थी? हमने राज्यों को सम्मिलित करने में अपनाई थी। तो हमने जो संघ बनाया था वो संघ इच्छा पर आधारित था कि एक बार आप इच्छा से अंदर तो आ सकते हो, संघ में सम्मिलित तो हो सकते हो, लेकिन वापस आपको जाने का अधिकार नहीं है। कि स्वयं शासक अपनी रियासत को संघ में सम्मिलित कर देगा, राज्य अपने आप को संघ में सम्मिलित कर देगा, लेकिन वापस इससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया हमने, 16वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ? 1963 में, जिसमें राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया कि वो संघ से अलग होने के लिए उनको वाक स्वतंत्रता का अधिकार मिले, वाक स्वतंत्रता प्राप्त हो।
तो ऐसा अधिकार हमने राज्यों को नहीं प्रदान किया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। तो अमेरिका में राज्य कितने हैं? 50। और ये जो 50 राज्यों ने आपस में मिलकर के किसका निर्माण किया है? संघ का निर्माण किया है। अब ये इस संघ से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो अमेरिका ने संघ बनाया वो किसका परिणाम है? समझौते का परिणाम है। जबकि भारत में ये समझौते के माध्यम से संघ नहीं बना है, बल्कि इच्छा के माध्यम से किसका निर्माण हुआ है? संघ का निर्माण हुआ है। तो एक प्रकार से आप संघ का सदस्य बन सकते हो, संघ में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन अलग नहीं हो सकते। तो विशेषता किसकी दर्शाई जा रही है? एकात्मक शासन की। फिर अगला अपना जो बिंदु आता है वो आता है केंद्र द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। केंद्र द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो केंद्र को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? कि केंद्र राज्यों का क्या कर सकता है? पुनर्गठन। तो भारत में केंद्र को अधिकार प्राप्त है कि राज्य की सीमा है, उन सीमाओं में वो परिवर्तन कर सकता है, राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। राज्यों का जो नाम है उस नाम में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। तो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, उसकी सीमा को कम कर सकता है, राज्य का नाम बदल सकता है। ये जो शक्तियां किसे प्राप्त हैं? ये केंद्र को प्राप्त है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कि संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनकी सीमाओं में कमी कर सकती है। तो ये सभी काम कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। और संसद का अभिप्राय किससे है? केंद्र से है। तो ये जो विशेषता दर्शाई जा रही है वो किसके माध्यम से दर्शाई जा रही है? एकात्मक शासन के माध्यम से दर्शाई जा रही है। तो केंद्र के माध्यम से राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अगली जो हम विशेषता लेते हैं वो आती है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। अब ये लोक सेवाएं कौन सी होती हैं? आपने नाम सुना होगा IAS, IPS, IFS। तो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS। ये तो प्रारंभिक सेवाएं थी और इस सेवा को 1966 में सम्मिलित किया गया था। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 भारत में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन सी सेवाएं हैं? अखिल भारतीय। और ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किस में मिलते हैं? 312 में। तो अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अब ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये केंद्र और राज्य दोनों की समान है। समान से अभिप्राय है कि एक संघ है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके माध्यम से एग्जाम ली जाती है। तो केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? केंद्र में। तो संघ में स्थित है, केंद्र में स्थित है। इसके माध्यम से एग्जाम होती है। किनकी? अखिल भारतीय सेवाओं की एग्जाम होती है।
और ये जो पदाधिकारी हैं वो केंद्र में भी काम करते हैं, केंद्र में भी इनकी नियुक्ति होती है, राज्य में भी इनकी नियुक्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र की जो अखिल भारतीय सेवाएं वो अलग हों, राज्य की अखिल भारतीय सेवाएं अलग हों, ऐसा नहीं है। केंद्र के जो व्यक्ति हैं वो ही राज्य में काम करते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का विभाजन नहीं है, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है। तो केंद्र के व्यक्ति ही राज्य में काम करते हैं, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं वो राज्य में काम करते हैं। इस प्रकार से ये विशेषता किसकी हो गई, एकात्मक शासन की हो गई है। तो हमने आज कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया है जो भारत के संदर्भ में एकात्मक शासन को दर्शाती हैं। Please subscribe YouTube channel, share and like it.